स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और भारत जोड़ो अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव इंडिया गठबंधन से गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार राज बब्बर के दामाद अभिनेता अनूप सोनी पटौदी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की, जहां इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। योगेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह संसद का चुनाव नहीं है, यह आम चुनाव भी नहीं है। इसे यूं समझो कि यह संविधान सभा का चुनाव हो रहा है, क्योंकि आज संविधान और लोकतंत्र को खतरा है। आज इस देश की बुनियाद पर हमला हो रहा है, हमें इसे बचाना है। उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही और गुड़गांव में राजशाही दोनों को खत्म करने का मौका है। देश 75 वर्षों से लोकतंत्र हो गया है, लेकिन इस इलाके की राजशाही और सामंतशाही नहीं गई है। उन्होंने कहा कि मैं कई मौक़ों पर कहता हूं कि हमारी गुलामी अभी ख़त्म नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी की हसरत है कि मरने से पहले इस इलाके से गुलामी को ख़त्म करना है। आज यह मौका आ गया है। इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ फेंकना है। देश की तानाशाही के साथ साथ यहाँ की राजशाही भी लड़खड़ा रही है। जब यह चुनाव शुरू हुआ, उस समय नारा था 400 पार का। यह 400 पार का नारा नहीं, 400 बीसी का खेल है और पूरी मीडिया दिन रात 400 पार का नारा चला रहा था। उन्होंने दावा किया कि जब से चुनाव पलटा है, बीजेपी की 272 सीटें भी नहीं आ रही हैं। यह आप लिख कर रख लो। उन्होंने कहा कि एक महीने पहले तक जिन सीटों को भाजपा सबसे सुरक्षित सीट मान रही थी, आज उन्हीं सीटों पर कांटे की टक्कर है। गुड़गांव लोकसभा सीट को राव इंद्रजीत सिंह अपनी सबसे सुरक्षित सीट मानते थे, आज वही सीट सबसे कठिन मुकाबले में फंसी हुई है। पटौदी हलके में इस चुनावी कार्यालय में मौजूद मेरे सभी साथियों, कांग्रेस के और समर्थन दे रहे अन्य दल के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे विशेष अतिथि माननीय अनूप सोनी जी, आज बहुत लंबी भाषण देने का समय नहीं है, क्योंकि यहां वही साथी बैठे हैं जो मन बना के कुछ करने के लिए आए हैं। तो इसलिए आपको वो सब बातें मैं समझाऊं जो पब्लिक को समझानी होती हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ 2-3 बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जो संदेश हमें जनता तक पहुंचाना है, पहला वो संदेश जो अभी अंबेडकर भवन में मीटिंग हो रही थी, उसमें मैंने कहा, ये संसद का चुनाव नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है। इसे आप यूं समझो कि ये संविधान सभा का चुनाव हो रहा है, क्योंकि आज संविधान पे खतरा है, आज लोकतंत्र पे खतरा है, आज इस देश की बुनियाद पे हमला है, हमें उसे बचाना है। दूसरी बात, देश में तानाशाही और गुड़गांव में राजशाही दोनों को खत्म करने का मौका है। देश 75 साल से लोकतंत्र हो गया, लेकिन इस इलाके की राजशाही और सामंतशाही नहीं गई है। मैं तो कई बार साफ शब्दों में कहता हूं कि भाई हमारी गुलामी अभी खत्म ना हुई यहां से, और मेरी जिंदगी की कुछ जो हसरत है उनमें से एक ये है कि मरने से पहले इस इलाके की गुलामी को खत्म करना है। और आज मौका आ गया, बिल्कुल ठीक आप वाली बात है, आज ये मौका आ गया है। भाई साहब ने कहा, योगेंद्र जी ने पिछली बार कोशिश की थी, बात ना बनी। ना भाई, बात बन गई। बात यूं बन गई कि मैं जब यहां आया तो मुझे 2012 के, 13 के, 14 के पता नहीं कितने साथी मिले जो आज भी खड़े हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी से नहीं है, लेकिन इस अभियान में आज भी जुड़े हुए हैं। तो मेरी बात तो बन गई। जो लड़ाई में जटा हुआ है, अपना अभियान
जैसा मैंने कहा, अपना अभियान यह है कि इस इलाके की गुलामी को खत्म करना है, सामंतशाही को बंद करना है। और अगर उसके लिए साथी मिल गए, जुट गए, तो अपनी तो बात बन गई। आज भी इस इलाके में हमारे माननीय सांसद साहब पड़ोस में जाके बोल देते हैं कि भाई मैं तो रेवाड़ी गुड़गांव से जीत जाऊंगा, अब तुम लोगों की इच्छा है तो तुम भी साथ दे दो। मतलब मैं तो गाड़ी में चढ़ा हुआ हूं, अब तेरी गरज है, तू आजा, चढ़ जा गाड़ी में, ना चढ़। ये अहंकार आज भी है। 75 साल हो गए देश में लोकतंत्र को आए हुए, यहां की सामर्थ्यशाही और अहंकार खत्म नहीं हुआ है। तो देश की तानाशाही और यहां की राजशाही, दोनों को एक साथ खत्म करने का मौका आ गया है। तीसरी बात कि देश में तानाशाही लड़खड़ा रही है और यहां की राजशाही भी लड़खड़ा रही है। जब चुनाव शुरू हुआ तो क्या नारा था? 400 पार। 400 पार का नारा था। ये कहते हैं ना, धूल में लठ मारो, जोर से ऐसा लठ मारो, इतनी धूल उड़ेगी, जब तक आदमी अपनी आंख साफ करेगा तब तक चोर गठरी लेके चल दिया। यही खेल था। ये 400 पार 400 बीसी का खेल है और सारा मीडिया इसके अंदर शामिल था इस देश का। 400 पार 400 पार 400 पार, सारा दिन रात ये करें। मेरे को बुलाया डिबेट के लिए कि 400 पार पे डिबेट कर दो जी। मैंने कहा भाई मैं तो ना आऊं। नहीं नहीं सर, आप आके बता दो कि 400 पार नहीं होगा। मैंने कहा 400 पार की डिबेट में हां करने से इनकी पब्लिसिटी होगी और ना करने से भी इनकी पब्लिसिटी होगी। मैं तो ऐसी झूठी डिबेट में शामिल ही ना हूं। सारे देश में ये झूठ चलाया, लेकिन पार्टी से ज्यादा पब्लिक जाग गई। वो कहते हैं ना, पब्लिक है सब जानती है। पब्लिक जाग गई इस देश में। पिछले 6 हफ्ते से मैं तेलंगाना गया, छत्तीसगढ़ गया, कर्नाटका होके आया, राजस्थान घूमा, उत्तर प्रदेश, और परसों मैं बिहार से घूम के आ रहा हूं। और एक बात आपको बता सकता हूं, देखो मेरी आदत ना है झूठ बोलने की। हमारी स्वराज इंडिया पार्टी ने चुनाव लड़ा था, बहन जी जानती हैं। मेरे से पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, जी स्वराज इंडिया हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, कितनी सीटें आएंगी? मैंने कहा भाई 0 सीट आएगी हमारी। झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी की 272 सीट नहीं आ रही हैं, आप लिख के ले लो। टोटल हवाई बातें कर रहे हैं। और इलेक्शन गया है पलट। और जब से इलेक्शन पलटा है, मैंने एक वीडियो बनाई है एक एक राज्य का हिसाब बताते हुए, गणित बताते हुए कि भाई कहां क्या होगा। और मैंने दिखाया 272 छोड़ो, एनडीए यानी कि बीजेपी और उसके सारे सहयोगी मिला के 272 नहीं पहुंच रहे हैं। ये सिचुएशन है आज की। सारा मीडिया खरीद के रखा हुआ है, मीडिया के मालिक खरीद के रखे हुए हैं और उनसे बातें चलवा रहे हैं। हमारे पत्रकार साथियों का कोई दोष नहीं है, मालिकों की गर्दन पकड़ी हुई है इन्होंने। तो इनके 272 नहीं आ रहे हैं। और मेरे को ये बात बाद में पता लगी, मोदी जी को मेरे से पहले पता लग गई। सूचना तो इनको ज्यादा है मेरे से, भाई मैं तो क्या मामूली आदमी। इनकी टेबल पे एग्जिट पोल का आंकड़ा पहुंच गया और जब से इनको पता लग गया तब से अंट शंट बोल रहे हैं। अब आप देखो, अगर आपको कोई प्रमाण चाहिए इस बात का, वैसे तो मेरे दोस्त हैं, भरोसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी डबल चेक करने के लिए 2 काम कर लेना। यहां बैठे आपको तो क्या पता लगेगा कर्नाटका में क्या हो रहा है, मैं तो आंख से देख के आया हूं, पर यहां बैठे साथी को पता नहीं लगेगा। यहां बैठे तमिलनाडु में क्या हो रहा है पता नहीं लगता, लेकिन राजस्थान का तो पता लग जाएगा ना। पड़ोसी हमारे, फोन करके पूछ लियो राजस्थान में। ये मीडिया कहता है 25 में से 25,
फोन करके राजस्थान में पूछ लेना, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, सब में पूछ लेना क्या हालत है। जैसी यहां पे 25 आ रही है ना, तो भाई साहब जैसी यहां इनकी राजस्थान में 25 आ रही है ना, वैसी ही देश में 400 आ रही है इनकी बात। तो पता लग जाएगा आपको क्या स्थिति है इसकी, चेक कर लेना। ये टोटल झूठ का साम्राज्य चला रहे हैं। इनकी आदत है झूठ और नफरत, दो ही इनके पास औजार हैं और कुछ नहीं है। और जब से प्रधानमंत्री जी को पता लग गया है, तब से बयान आए बाएं हो रहे हैं। मैंने तो कहा भाई साहब, मैंने कहा भाई देख, चुनाव आयोग को इतनी गर्मी में चुनाव नहीं करवाने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री का माथा गर्म हो गया है, बेचारा अंट शंट बोल रहा है, दोष तो चुनाव आयोग का है। अगली बार से गर्मी में चुनाव ना कराओ, प्रधानमंत्री ठीक बातें बोला करेगा। अब बताओ क्या बात बोल रहे हैं। पहले बोला कि कांग्रेस इस देश की सारी संपत्ति मुसलमानों को, मतलब वो जो कि अधिक बच्चे पैदा करते हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको देगी। प्रधानमंत्री के शब्द एग्जैक्टली, लाखों बार करोड़ों बार वो मीडिया चल निकली। और परसों प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, तो 8वीं क्लास का बच्चा ऐसा झूठ ना बोलेगा। परसों बोलते हैं हाय हाय हाय, मैं ऐसी बात कैसे कर सकता हूं। अरे यार, मेरा तो खाना भी उनसे आता है। इतना एक्टिंग ना किया करो। एक्टिंग का काम एक्टर पे छोड़ दो, तुम प्रधानमंत्री हो, तुम ये काम ना किया करो। ऐसे बोल रहे हैं हाय हाय हाय, मैं कैसे बोल सकता हूं, जिस दिन मैंने हिंदू मुसलमान कर दिया मेरा सार्वजनिक जीवन समाप्त हो जाएगा। और बोले कि भाई ज्यादा बच्चे तो उसके पैदा होते हैं जो गरीब होते हैं। पहली बार प्रधानमंत्री ने सच्ची बात बोली। मगर इसके दो निष्कर्ष निकले, ध्यान से देखो। क्लास 7वीं 8वीं में हम थ्योरम करते हैं ना, इक्वेशन ए बी देयरफॉर। पहले प्रधानमंत्री ने बोला कांग्रेस इस देश की संपत्ति उन लोगों को देगी जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने बोली बच्चे उनके होते हैं जो बेचारे गरीब होते हैं, जिसका मतलब है प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि कांग्रेस इस देश में गरीबों की मदद करेगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं ना कह रहा। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मेरा सार्वजनिक जीवन समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है 25 दिन पहले प्रधानमंत्री का सार्वजनिक जीवन समाप्त हो चुका है। हो चुका है जी, हो चुका है। खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं भाई, मैं ना बोल रहा, खुद बोल रहे हैं। ये स्थिति है आज। चुनाव पलट गया है, इनका सबका संतुलन बिगड़ गया है। बस अब लड़खड़ाती तानाशाही को एक धक्का और, फाइनल धक्का। लड़खड़ा रहा ना, हल्का सा भी धक्का दे दो तो टन। तो लड़खड़ाती तानाशाही को एक धक्का और वो धक्का कहां से आएगा? हरियाणा से आएगा। सबसे ज्यादा धक्केशाही तो हमारे यहां ही है। तो आखिरी धक्का हरियाणा से, और हरियाणा में भी कहां से? गुड़गांव से। हाँ, क्योंकि हरियाणा की 6 सीट तो सेट हो गई, वहां तो अब चुनाव का कोई चक्कर ना बचा। 4 में लड़ाई है। भाई आज मेरे से एक आदमी शर्त लगाने को तैयार था कि करनाल में खट्टर जी हार रहे हैं। मैं कहा भाई तू शर्त क्यों लगा रहे? कहता जी पक्की खबर है, कमाल कर रहे हो। तो अब तो मैं लगा रहे हैं जी हम। अब ये गुड़गांव, और मैं आपको एक बात, मैं तो बाकी बात ना कहूं भाई, जो बात पक्की हो उतनी कहता हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं, अगर गुड़गांव पलट गया तो समझ लो 10 की 10 सीट चली गई इनकी। पलट गया जी, बिल्कुल पलट गया। पलट गया पलट गया। बस, तो फिर 10 की 10 गई। लेकिन अगले एक हफ्ते ढील नहीं करनी। नहीं करनी। एक हफ्ते एक एक घर घर में ये संदेशा पहुंचाना है। ये चुनाव देखो भाई, मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं हूं, कांग्रेस के कोई रिश्ता नहीं है, पहले भी जिंदगी में कांग्रेस का विरोध किया है, जरूरत हो तो फिर करूंगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं मैं, कि जैसे 1977 में देश का लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस को हराना जरूरी था, ये बात मैं कांग्रेस के कार्यालय में बोल रहा हूं,
1977 में देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस को हराना जरूरी था। उसी तरह 2024 में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और इस देश की एकता बचाने के लिए कांग्रेस को जिताना जरूरी है। यह संदेशा घर घर में पहुंचाना है, गांव गांव में पहुंचाना है, सब तक पहुंचाना है और जीत हमारी होगी। लड़ेंगे और जीतेंगे। तो मिलके एक बार नारा देके इस बात को समाप्त करेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे। जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं यहाँ पर इंडिया अलायंस के बहुत सारे लोग मौजूद हैं और राज बब्बर जी हमेशा कहते हैं कि जो प्रत्याशी खड़ा होता है वो चुनाव वो नहीं जीतता है, चुनाव वो लोग जीतते हैं आप जैसे साथी लोग जो उनके लिए मेहनत करते हैं, वो तो सिर्फ एक चेहरा होते हैं। और मैं ये बात आपको सिर्फ एक चुनावी भाषण की तरह से नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो जीत हम सब की है, आप सबकी जीत है वो, क्योंकि वो आपकी मेहनत के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। क्या एक प्रत्याशी के लिए ये पॉसिबल है कि वो इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में हर जगह पहुंच पाए? नहीं है। ये आप जैसे लोग हैं जो उनका साथ देते हैं, जो घर घर में जाकर उनकी बात को पहुंचाते हैं। और मैं आपको इस बात का वादा आज करके जा रहा हूं कि जैसा साहब ने कहा कि एक सही प्रत्याशी अब हमारे सामने आया है, एक मौका आया है एक ऐसे व्यक्ति को चुनने का जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। जैसा उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक फिल्मी चेहरा नहीं है, क्योंकि फिल्मी चेहरे तो बहुत सारे राजनीति में आए, हम सब जानते हैं। आप सब बुजुर्ग हैं, मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, आप सबको पता है कि बहुत फिल्मी चेहरे आए, लेकिन कुछ गिने चुने फिल्मी चेहरे ऐसे रहे हैं जो राजनीति में सिर्फ पद हासिल करने के लिए या जीत हासिल करने के लिए नहीं आए, उन्होंने बाकायदा अपना जीवन राजनीति में दिया। मैं कह रहा था कि राज बब्बर जी सिर्फ एक अभिनेता नहीं है। 30 साल का उनका राजनीतिक जीवन रहा है, जिसमें वो 3 बार लोकसभा के सांसद रहे, 2 बार वो राज्यसभा के सांसद रहे और जिस जिस भी संसदीय क्षेत्र से उन्होंने काम किया, जीते, वहां के लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। ये अलग बात है कि जहां से 2 बार सांसद रहे आगरा से, वहां वो तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ पाए, उन्हें वहां से जाना पड़ा क्योंकि उसे एक रिजर्व सीट बना दिया गया। और वो रिजर्व सीट भी इसीलिए बनाया गया था क्योंकि उनको पता था कि भाई ये तीसरी बार जब यहां से चुनाव लड़ेंगे तो फिर जीत के जाएंगे। क्योंकि जब आदमी काम करता है अपने संसदीय क्षेत्र में तो उसको किसी बात का डर नहीं होता, क्योंकि उसे चेहरा छुपाने की नहीं जरूरत पड़ती। वो चेहरा दिखाने के लिए खुलेआम सबके सामने आता है और हक से वोट मांगता है कि भाई मैंने, देखिए, आपके क्षेत्र में आपने मुझे जिताया था, मैंने काम किया और अब मैं फिर से आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन चूंकि शायद ये वहां के कुछ लोगों को पता था कि भैया किसी और का नंबर नहीं आएगा, अगर फिर राज बब्बर तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ेंगे तो जीत के जाएंगे, तो उसे एक रिजर्व सीट बना दिया गया। और फिर जब थोड़ी सी आपकी जड़ें हिलती हैं तो आपको दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। लेकिन जो भी पार्टी का आदेश था, जो भी उनके लिए आदेश था कि भैया आप यहां से जाइए, यहां से चुनाव लड़िए। लेकिन एक बात मैं कह के जाता हूं कि वो जिस भी क्षेत्र से चुनाव जीतते रहे हैं, चाहे वो आगरा के बाद फिरोजाबाद हो और अब गुड़गांव, उनकी नीयत हमेशा से काम करने की नीयत रही है, जिस जिस भी संसदीय क्षेत्र में। और आज भी अगर आप देखेंगे उनके चुनावी भाषण, तो वो जहां जहां गए हैं उन्होंने वहां पर सिर्फ उस इलाके की, उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात की है। वो सिर्फ ये नहीं कहने जाते कि भाई मैं आया हूं, मुझे आइए, मुझे सांसद बनाइए, मुझे वोट दीजिए और मुझे जिताइए। वो पहले वहां की उस समस्या के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि अगर मैं जीत कर आया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं यहाँ की समस्याओं को सुलझाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। और मुझे लगता है कि हमें अपने लिए ऐसा सांसद चुनना चाहिए जिसकी नीयत तो कम से कम साफ हो, वो काम करने की इच्छा तो रखता हो, लोगों से मिलने तो जाता हो। और आपने देखा होगा कि वो एक जमीनी व्यक्ति हैं, वो सोफे पे पल के बड़े नहीं हुए हैं। वो एक बहुत छोटे से मध्यम परिवार से आए थे और कहां से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, अपने जीवन में वो कलाकार बने। एक कलाकार के तौर पर भी उनकी इज्जत रही। और मेरे साथ मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि एक राजनेता के तौर पर भी उनकी छवि हमेशा से एक ऐसे राजनेता की रही है जिसने काम किया है, लोगों से मिला है और एक ईमानदार और मेहनती राजनेता की छवि रही है। तो मुझे मालूम है आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, बस अब यही है कि हमारे पास एक आखिरी हफ्ता है, इसमें हम जी जान लगाकर मेहनत करें। हम सब अपने अपने इलाकों में जाएं और लोगों को
समझाएं कि भाई राज बब्बर साहब एक सही प्रत्याशी हैं हमारे इस चुनाव क्षेत्र के लिए, हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए। तो आज हाथ जोड़कर आपसे यही विनती है और उम्मीद करता हूं कि 25 मई को आप अपने साथ ना सिर्फ अपने परिवार के लोगों को, ना सिर्फ अपने साथियों को, बल्कि जहां जहां तक आप जाकर लोगों को समझा सकते हैं उन्हें लेकर जाएंगे अपने वोट डालने के लिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये मानकर जा रहा हूं कि राज बब्बर जी भारी मात्रा में वोट पाकर गुड़गांव संसदीय क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर जीतेंगे और आप सबकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे।